वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अमीबा क्लासेस माय डियर स्टूडेंट्स। आप जैसे कि जानते हैं आप अपने आसिफ सर के साथ हैं और आज हम कंटिन्यू करेंगे ट्रांसपिरेशन जो हम ऑलरेडी चैप्टर पढ़ रहे थे। और आज हम स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखेंगे, एनाटॉमी पढ़ेंगे हम, लीफ की डॉर्सी वेंट्रल और आइसो बाइलेटरल लीव्स की हम एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं। देखेंगे कि किस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं। तो और ये भी देखेंगे कि भाई किस तरीके से जो स्टोमेटा की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो किस तरीके से वर्क करती है। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ मैनी स्टफ टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, सो लेट्स बिगिन। Or yeah, if you have not subscribed yet this Amoeba Classes YouTube channel, make sure to hit the subscribe button. Also press the bell icon so that you get regular updates and notification related to the lectures of class 9th and 10th ICSE biology. And after watching this video, make sure that you press the subscribe button, bell icon, as well as the like button also. Okay, so without any further ado, let's get started. चलो बहुत अंग्रेजी हो गई। चलो, तो इंग्लिश का भी एक अलग ही मज़ा रहता है, हिंदी का भी अलग मज़ा रहता है। गुड आफ्टरनून देवी, गुड आफ्टरनून बच्चे, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से। चलिए जी, तो शुरू करते हैं। कल बच्चे, कल का जो हमने पढ़ा है आई होप आप भूले नहीं होंगे। अगर भूल गए होंगे तो फिर सब बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो करते हैं शुरू फटाफट से। हाँ जी, तो याद होगा बच्चे, कुछ ज़माने पहले, जो कि 24 घंटे पहले का जो ज़माना था, उस वक्त हमने गेनोंग स्पोटोमीटर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था। ठीक है, पोटोमीटर पढ़ने के बाद फिर हमने आपको मोनोकॉट और डाइकॉट जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में कुछ ट्रिक्स बताई थी, और बहुत सारी ट्रिक्स आपको बताई थी कि किस तरीके से आप उनमें डिफरेंसेस निकाल सकते हो। एक लीफ को देखते ही साथ आप किस तरीके से पहचान सकते हो कि वो मोनोकॉट है या डाइकॉट है। आज हम उसी के बारे में और डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले एक स्ट्रक्चर और है जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। राइट, स्टोमेटा सभी लोगों ने सुना हुआ है, जहां पर ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट के, चाहे वो फ्लैशी ग्रीन स्टेम हो या वो लीव्स हो, वहां पर क्या मिलता है, वहां पर हमें स्टोमेटा मिलता है। तो ये जो आप ओवरऑल डायग्राम देख रहे हो बच्चों, बोर्ड में इस डायग्राम को जो हम टाइटल देते हैं इसको हम लिखते हैं स्टोमेटल अपैरेटस। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है कि भाई एपरेटस, अगर एग्जाम में आता है कि आइडेंटिफाई दिस डायग्राम, तो आपको क्या बोलना है कि भाई दिस आइडेंटिफाइड स्ट्रक्चर इज स्टोमेटल एपरेटस। ठीक है, यहां पर क्या बोल रहे हैं भाई, लीफ एपिडर्मा शोइंग वन स्टोमा। अब समझना, स्टोमेटा बहुत सारे होते हैं, है ना, और एक स्टोमेटा को हम क्या बोलते हैं, स्टोमा बोलते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, अगर एग्जाम में इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर आता है तो आपको जवाब देना है दिस इज अ स्टोमेटल अपैरेटस। अगर गलती से आप स्टोमेटा लिख दोगे, गलती से बोल रहे हैं, अगर गलती से आप स्टोमेटा भी लिख दोगे तो वो भी ठीक माना जाएगा। ठीक है, बट कोशिश करना कि आप क्या लिखो, स्टोमेटल अपैरेटस। या स्टोमेटल अपैरेटस काउंसिल जो बोर्ड है वो एक्सेप्ट करता है। इसके बाद इस डायग्राम को देखो ध्यान से, तो यहां पे सेंटर में आप देखोगे तो दो गार्ड सेल्स हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं बच्चे, गार्ड सेल। अब ये डायग्राम ऐसा तो है नहीं कि आप पहली बार अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा डायग्राम देख रहे हो, आप लोअर क्लासेस में ऑलरेडी देख चुके हो, तो कुछ भी नया नहीं है, बस जो समझाने वाले हैं वो चीजें कुछ नई हो जाएंगी। तो गार्ड सेल क्या होगा, ये किडनी शेप स्ट्रक्चर्स जो है इनको हमने क्या बोला, गार्ड सेल। फटाफट से कमेंट्स में आंसर बताओ कि स्टोमेटा का शेप आपके सामने है, तो ये जो स्टोमेटा है बच्चे, ये मोनोकॉट का स्टोमेटा है कि डाइकॉट का स्टोमेटा है, आप लिखकर बताएं जल्दी से। ठीक है, देव अग्निहोत्री का सबसे पहले मैसेज आया, डाइकॉट का है। क्यों? क्योंकि इसका जो शेप हमें बच्चे दिखाई दे रहा है, ये कैसा शेप दिखाई दे रहा है हमें, किडनी शेप या मिस्टर बीन शेप। कैसा शेप बच्चे, बीन शेप या किडनी शेप। राइट, अब इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। इन गार्ड सेल्स को हमने क्या किया, जूम किया, तो ये पूरा पूरा जो स्ट्रक्चर है
ये जो पूरा स्ट्रक्चर है यहां से यहां तक, ये हो गया वन गार्ड सेल, ये हो गया दूसरा गार्ड सेल। तो ये क्या हो गए, जनरली गार्ड सेल्स हो गए। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको रब कर देते हैं हम। अब यहां पे आप ध्यान से देखना बच्चे, ये वाली जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन जो है गार्ड सेल की, और फिर आप कंपेयर करो इनर मेम्ब्रेन को, ये क्या हो गई, इनर मेम्ब्रेन। तो आप बताओ बच्चे, आउटर मेम्ब्रेन थिक है या इनर मेम्ब्रेन थिक है गार्ड सेल की, आपको बताना है भाई। तो इनर वॉल आपको, इनर मेम्ब्रेन या इनर वॉल जिसको हम बोलते हैं, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमेटा, इनर लाइनिंग ऑफ द गार्ड सेल, वो क्या है बच्चे, थिक है, और आउटर जो है वो बहुत ही ज्यादा थिन होती है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट मिला कि भाई जो गार्ड सेल होते हैं उनकी अंदर की जो वॉल होती है थिक होती है, बाहर की क्या होती है, थिन होती है, राइट। तो यहाँ पर गार्ड सेल हो गया, हमने लेयर्स के बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ पे जो बीच में बच्चे ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रही है, जो व्हाइट कलर से स्पेस दिखाई दे रही है, इसको यहाँ क्या लेबलिंग मिली, इसको मिली क्या लेबलिंग, स्टोमा। बट बच्चे इसको सही टर्म में, जैसे सही टर्म में इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटल एपरेटस बोलते हैं, इसी तरीके से बच्चे ये जो व्हाइट स्पेस आपको दो गार्ड सेल के बीच में दिखाई दे रही है, इसको हम बोलेंगे स्टोमेटल अपर्चर। अपर्चर मतलब स्पेस होता है ना, छेद, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टोमेटल अपर्चर। पूरा डायग्राम क्या है, स्टोमेटल अपरेटस, और उसमें जो बीच में जो स्पेस खाली दिखाई दे रही है क्या, स्टोमेटल अपर्चर। और स्टोमेटल अपर्चर से हमें पता है क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, चाहे फोटोसिंथेसिस हो या रेस्पिरेशन हो, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज चलता रहता है। किसके थ्रू एक्सचेंज होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है, ठीक है। इसके बाद यहां पर आप देखोगे कि ये तो हो गया गार्ड सेल का क्या, न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस ये रहा, एक न्यूक्लियस ये रहा। बट यहाँ पे आप छोटे छोटे क्या देख रहे हो, डॉट्स देख रहे हो, एक डॉट ये रहा, एक डॉट ये रहा, एक डॉट ये रहा, एक डॉट ये रहा, इस तरीके से। और ये छोटे छोटे डॉट्स को बच्चे हमने क्या मार्क किया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर आप मतलब ये मत कहना कि हम सर क्लोरोप्लास्ट का मतलब नहीं जानते, वहीं आगे घुसकर झापड़ लगाएंगे। तो क्लोरोप्लास्ट बच्चे सभी ने पढ़ा हुआ है कि ये क्या है, प्लास्टिड है, राइट। क्लास 9th में आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है सेल ऑर्गेनल्स, जिसमें प्लास्टिड्स होते थे। प्लास्टिड्स तीन टाइप के थे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और कौन सा था, ल्यूकोप्लास्ट। तो ये कौन सा है बच्चे, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है मतलब कि इसके पास कौन सा पिगमेंट होगा, इसके पास कौन सा पिगमेंट होगा, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल होगा तो बच्चे कौन सा प्रोसेस होगा, प्रोसेस होगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या बनेगा, फूड बनेगा। कौन सा फूड बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज बनेगा तो स्टोर किस फॉर्म में होगा, ये ग्लूकोज जो है वो स्टोर किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। और अगर जब ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है, एक मतलब लीफ से रूट तक जब इसको जाना होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में ग्लूकोज किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये कौन बताएगा जवाब, ये किसी को नहीं पता। तो पहले ग्लूकोज तो बन गया, अब ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टेशन करना है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना है, तो वो बन जाता है क्या, सुक्रोज, सुक्रोज के फॉर्म में। और जब ट्रांसपोर्टेशन के बाद उसको स्टोर होना होता है, तो वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो ये तो कहानी हो गई भाई सिंपल सी, कि किस तरीके से ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो काम करता है, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट के पेरीफेरी पर, या हम गार्ड सेल के पेरीफेरी पर देखोगे आप, तो ये कुछ सेल्स बने हुए हैं, है ना, इर्रेगुलर सेल्स बने हैं। स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो इस तरीके से बच्चे क्या बने हैं, इर्रेगुलर ये सेल्स बने हुए कुछ इस तरीके से। और इन सेल्स को हमने क्या बोला, एपिडर्मल सेल्स। क्या बोलेंगे बच्चे, एपिडर्मल सेल्स। ये सेम टू सेम डायग्राम बच्चे बोर्ड में आता है, और बोर्ड में इसकी क्या आएगी, लेबलिंग आएगी, ठीक है। ये लेबलिंग्स बस जो यहाँ पे आपको बुक में दिखाई दे रही हैं, ये गायब कर दी जाएंगी और नंबर डल जाएगा 1 2 3 4 5, और क्या लिखा होगा, आइडेंटिफाई और लेबल, आइडेंटिफाई एंड लेबल द डायग्राम। तो आइडेंटिफिकेशन में आपका आंसर क्या जाएगा, स्टोमेटल अपरेटस, और लेबलिंग में आप समझ ही गए कि किस तरीके से लेबलिंग करना है, ठीक है। फिर से डायग्राम साफ सुथरा हो गया, तो आपको लेबलिंग बड़ी आसानी से दिखाई दे जाएगी। जिसके पास सेलिना नहीं है, ऑलरेडी हम पीडीएफ फाइल भेज चुके हैं ट्रांसपरेशन की, तो बड़ी ही आसानी से आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। अब
यहां पे हम बात करते हैं कि भाई स्टोमेटा जो है या स्टोमेटल एपरेटस जो है ये ओपन कब होता है और क्लोज कब होता है। इसकी बड़ी सिंपल सी और बहुत अच्छी सी कहानी है कि ये ओपन और क्लोज कब कहाँ कैसे होता है, किस किस ज़रूरत में ये चेंजेस आएगा। तो एक फिर से ट्रिक बता रहे हैं, उसको ट्रिक समझो या कंसेप्ट समझो, बड़ा ही सिंपल सा है। अब जैसे मुकुल साहू ने लिखा है भाई ओपन ड्यूरिंग डे टाइम, बट हम बात करें बच्चे कैम प्लांट्स की, CAM क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे, ठीक है। इन प्लांट्स में बच्चे जो स्टोमेटा है वो रात को ओपन होता है, ठीक है। अब आपको क्या सर है रात को स्टोमेटा ओपन क्यों हो रहा है, फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रहा, बट कुछ प्लांट्स होते हैं, आपको छोटा सा एक पैराग्राफ मिल जाएगा सेलिना की बुक में कैम प्लांट्स के बारे में, तो उस पर ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है ना, उसमें हम डिटेल में जाएंगे। अभी हमें समझना है प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा लिख दो या स्टोमा, अगर एक की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, स्टोमा, राइट। तो समझते हैं, आपको बच्चे हम पूरी कहानी पिछले चैप्टर में जो एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स था उसमें अपन पूरा सीक्वेंस पढ़ चुके हैं कि जब एक सेल को, आप लोग कमेंट्स में आंसर लिखते जाना, जब एक सेल को हम हाइपर टॉनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है, एक्स ऑस्मोसिस होता है। मुकुल साहू कुछ याद आया, क्या होता है, एक्स ऑस्मोसिस होता है। और एक्स ऑस्मोसिस की वजह से जो सेल होता है वो क्या कर जाता है, प्लाज्मोलाइज कर जाता है, या हम बोले सेल क्या कर जाता है, सेल फ्लैसिड हो जाता है, ठीक है, या बोले क्या, श्रिंक कर जाता है। ये आपको हम पढ़ा चुके हैं। इसी का उल्टा अगर हम बोले कि सेल को हमने कहाँ रख दिया, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, तो क्या होगा, एंड ऑस्मोसिस होगा, ठीक है, सब कुछ पढ़ चुके हैं अपन, एंड ऑस्मोसिस होगा। और सेल अगर हमने क्या रखा, नॉर्मल सेल को, है ना, डीप प्लाज्मोलाइज सेल को रखेंगे तो कंडीशन चेंज हो जाएगी। नॉर्मल सेल को हमने हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा तो एंड ऑस्मोसिस हुआ और सेल क्या करा, स्वेल, और यहां पे हमने क्या टर्म दिया, सेल कैसा हो गया बेटा, टर्जिड हो गया, ठीक है। तो आप बच्चे ये फ्लैसिड और टर्जिड दोनों ही चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझने लगे हो, ठीक। अब सिंपल सा कंसेप्ट समझना, अगर गार्ड सेल, स्टोमेटा बोल दो या गार्ड सेल, GAURD, अगर गार्ड सेल, इसके पास दो कंडीशन है ना, कंप्यूटर वाले नहीं पढ़ते हैं बाइनरी 0 या 1, दो कंडीशन, दो ऑप्शन। अगर गार्ड सेल टर्जिड होता है, अगर गार्ड सेल टर्जिड होता है तो जो स्टोमेटा होते हैं या स्टोमा होगा वो क्या हो जाएगा बच्चा, ओपन, ठीक है। और अगर ये गार्ड सेल या जो स्टोमेटा है वो क्या होते हैं, फ्लैसिड होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि गार्ड सेल क्लोजेज या स्टोमेटा क्लोजेज। ये कंसेप्ट है भाई, ये आपने याद रख लिया तो आगे जो हम सीखने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। कि भाई अगर आपको स्टोमेटा को ओपन करना है तो गार्ड सेल को क्या करा देना चाहिए, अगर स्टोमेटा को ओपन करना है तो गार्ड सेल को क्या कराना है हमें, टर्जिड, और अगर हमें स्टोमेटा क्लोज करना है तो गार्ड सेल को क्या करा देना है, फ्लैसिड करा देना है, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब समझना कि ये किस तरीके से ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है ये काम करेगी, ठीक है। तो बहुत आसानी से आप ये समझोगे, ठीक। देखने में बहुत कठिन सा लग रहा होगा आपको कि ये भाई क्या है, फ्लो चार्ट है, ऐसे कैसे, बट अगर आपको हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, एंडोस्मोसिस, टर्जिडिटी सब कुछ पता है तो कुछ भी कठिन नहीं है, बस ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। यहां पर हेडिंग क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। थ्योरी है एक कि भाई किस तरीके से जो स्टोमेटा है वो ओपन और क्लोज होते हैं, और ये थ्योरी का नाम क्या है, पोटेशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी। तो हम समझेंगे कि पोटेशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी के थ्रू किस तरीके से जो स्टोमेटा है वो ओपन होता है और क्लोज होता है। अगर आप सेलिना बुक में देखोगे, इस चैप्टर में नहीं अगले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में देखोगे तो वहां पर बच्चे शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी भी दी हुई है, शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी भी दी हुई है, और दोनों थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्या है, सेम, ठीक है। यहां ऑलमोस्ट भी नहीं लिख रहे हम,
हम ऑलमोस्ट भी नहीं लिख रहा है, एग्जैक्ट क्या है, सेम, बस कुछ नाम बदल जाएंगे बट काम जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, कितनी थ्योरी होती है, 2 थ्योरी है अभी हाल फिलहाल आपके सिलेबस में। तो पहले हम बच्चे पोटेशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी समझते हैं और बहुत जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। स्क्रीन पर फोकस करना बच्चे, एक बार में समझ में आएगा, नहीं तो फिर साल भर कंफ्यूज होते रहोगे कि ये कठिन सा क्या है। ठीक है, समय की बात करते हैं तो समय क्या है, दिन का, है ना, बिग बॉस में नहीं बोलते हैं सुबह के 9 बजे, तो उस तरीके से यहाँ पे जो समय है बच्चे वो क्या है, दिन का समय है, डे बोलते हैं। अब दिन के टाइम क्या होता है, ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म है। अब यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है कि सर जो आप समझाने वाले हो कैसे हुआ, जैसे अपनी बॉडी में दुनिया भर के मेटाबॉलिज्म होते हैं, राइट, इसी तरीके से प्लांट्स में होते हैं। तो होता क्या है, दिन के टाइम जो पोटेशियम आयन है बच्चे, ये कहाँ अक्यूमुलेट कर रहा है, गार्ड सेल के अंदर। समझते जाना, पोटेशियम आयन कहाँ एंटर कर रहा है, गार्ड सेल के अंदर। पोटेशियम आयन फटाफट से बताओ, सॉल्वेंट है कि सल्यूट है? जो पोटेशियम आयन है वो सॉल्वेंट है कि सल्यूट है ना? सभी सीख चुके हैं कि भाई ये क्या है बच्चे, सल्यूट। तो अब ध्यान से समझना, अगर गार्ड सेल के अंदर पोटेशियम आयन एंटर कर रहे हैं तो क्या गार्ड सेल के अंदर सल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, हाँ या ना? इसका जवाब दो। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर सल्यूट गार्ड सेल के अंदर जा रहा है तो जाहिर सी बात है सल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब सल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, सल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होता जा रहा है बच्चे, बढ़ता जा रहा है। तो उसके कंपैरिजन में अगर हम गार्ड सेल के अंदर सॉल्वेंट की बात करें तो बच्चे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और अगर सेल के अंदर पानी कम, तो याद करो उस सेल को किसकी तड़प होना शुरू होगी, अगर सेल के अंदर पानी कम है तो सेल को पानी की तड़प होना शुरू होगी। मतलब कि सेल के अंदर क्या जनरेट हो चुका है, नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। अब यहां पे हम नेगेटिव तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा बहुत पानी तो होता ही है, इसलिए यहां पे हमने क्या बोला कि जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब समझना, सेल के, गार्ड सेल के अंदर सॉल्वेंट क्या है, कम। गार्ड सेल के बाहर अगर हम बात करें कंपेरेटिवली तो पानी क्या हो गया बच्चे, ज्यादा। एंड द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और यहां पे क्योंकि सेल के अंदर पानी जा रहा है तो बच्चे सेल के अंदर पानी जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंड ऑस्मोसिस। और आपको ये पता है बच्चे, जब सेल के अंदर पानी जाता है तो सेल क्या हो जाता है, टर्जिड हो जाता है। और आपको ये भी पता है कि जब सेल टर्जिड होता है तो जो स्टोमेटा होता है या स्टोमेटल अपर्चर होता है वो क्या हो जाएगा बच्चे, ओपन हो जाएगा। और इस तरीके से दिन में क्या होता है, डे टाइम में स्टोमेटा इस प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। बस आपको इस एक्सपेरिमेंट में बच्चे शुरुआत याद रखना है कि शुरुआत किस तरीके से हुई है। तो ये यहां ध्यान रखो कि शुरुआत में दिन जैसे ही होता है तो जो पोटेशियम आयंस हैं वो गार्ड सेल के अंदर अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या हुई, रात, है ना? तो अब आ गए हम कहां, रात के टाइम, ड्यूरिंग द नाइट। अब नाइट के टाइम बच्चे स्टोमेटा क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। तो अब नाइट के टाइम क्या हुआ, जो पोटेशियम आयंस गार्ड सेल के अंदर एंट्री किए थे वो क्या करेंगे बच्चे, एग्जिट करेंगे। ठीक है, गार्ड सेल के अंदर पोटेशियम आयन जो एंट्री किए थे वो क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। तो अगर बच्चे सेल के अंदर की हम बात करें गार्ड सेल के, तो जो वाटर था, वाटर भी ढेर सारा एंड ऑस्मोसिस हुआ था दिन में कि नहीं हुआ था, तो जिसकी वजह से पानी का बच्चे कंसंट्रेशन सेल के अंदर क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो चुका है। किस प्रोसेस से, दिन में एंड ऑस्मोसिस हुआ था, अब पानी बहुत ज्यादा हो गया है, पोटेशियम आयंस क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। तो सल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होता जा रहा है, कम। और पानी क्योंकि बहुत ज्यादा है तो पानी का जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या हो गया, बढ़ गया। सेल के अंदर पानी ज्यादा,
गार्ड सेल के बाहर पानी कम, तो कौन सा प्रोसेस होगा? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और क्योंकि यहां गार्ड सेल से पानी कहां जा रहा है? बाहर जा रहा है बच्चे, इसलिए हमने इसको क्या बोला? एक्सऑस्मोसिस। और जैसे ही एक्सऑस्मोसिस हुआ, आपको पता है जो सेल टर्जिड था उसकी टर्जिडिटी डिक्रीज करेगी, मतलब कि सेल अब क्या शुरू होना? श्रिंक करना शुरू हो गया। और हमें पता है जब सेल श्रिंक करेगा तो जो स्टोमा या स्टोमेटा होगा वो क्या होगा? क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से बड़ी ही आसानी से क्या हुआ बेटा? स्टोमेटा जो था वो क्या हो गया? क्लोज। ठीक है, ये समझ में आया? फटाफट से कमेंट्स में लिखकर बताओ कि समझ में आ गया भाई, है ना? क्योंकि यहाँ ना समझने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर आपके कंसेप्ट्स पहले के एकदम क्लियर हैं तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आ गया। चलो, बहुत ही अच्छी बात है भाई। एसएफसी वालों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है। पूरी उम्मीद है एसएफसी वालों से टॉप करेंगे ये बोर्ड एग्ज़ाम, आसिफ सर का नाम रोशन करेंगे बायो में। इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम तो कैंसिल ही हो गए, नहीं तो खूब सारे 100 आने वाले थे इस बार, बट अफसोस। कोई नहीं, आप लोग लाओगे 100 में से 100, पूरी उम्मीद है हमें। ठीक है ना? तो 100 में से 100 लाना पॉसिबल है, इसमें हमें भी मेहनत करनी है और आपको भी बहुत मेहनत करनी है। ठीक है, यहाँ पे मुकुल साहू का क्वेश्चन है, सर वाई डू आवर एल्डर से दैट वी शुड नॉट स्लीप नियर ट्री ड्यूरिंग नाइट? बेटा, हमारे जो बड़े लोग होते हैं, दादाजी लोग होते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि रात को क्या आ जाती है? चुड़ैल आ जाती है, भूत आ जाता है ना? तो भूत भूत आ जाता है, जिसकी वजह से अगर आप सोओगे पेड़ के नीचे तो भूत हो सकता है आपको ले जाए और सीधे जहन्नुम में पटक दे। अब ऐसा तो कहा जाता है, बट दूसरा प्रोसेस क्या है बच्चे कि रात के टाइम में क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। बट एक चीज आप ध्यान से सुनना, रात को रेस्पिरेशन होता है तो ऑक्सीजन क्या करती है बच्चे? एंटर करती है। ठीक है, बट ऑक्सीजन एंटर करती है और रिलीज क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। और जैसे ये पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, इस पेड़ से कौन सी गैस निकल रही है रात को? कार्बन डाइऑक्साइड। और आप पेड़ के नीचे आप क्या कर रहे हो? सो भी रहे हो। आपको कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन। बट ऑक्सीजन पहले किसने ले ली? ट्री ने ले ली। सो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी, माइट वर्ड यूज कर रहे हैं, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आपको ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत कमी महसूस हो, बट ऐसा नहीं होगा कि आप रेस्ट इन पीस हो जाओ। क्यों? क्योंकि क्या बच्चे, रात को क्या एनिमल्स नहीं रहते हैं? रात को क्या पेड़ पे बंदर नहीं सोते हैं क्या? बंदर क्या रात को आपके घर पे आके सोते हैं क्या? और फिर दिन में वापस पेड़ पे चले जाते हैं? ऐसा तो नहीं होता है ना? तो जो एनिमल्स हैं दे सर्वाइव ऑन द ट्रीज, ठीक है, बिलो द ट्रीज। तो हम भी अगर चाहें तो पेड़ के नीचे सो सकते हैं। ये तो बस सुपरस्टिशियस या हम बोले डराने के लिए अपने जो दादाजी वगैरह हैं या ये लोग जो है ये ऐसा बोल देते हैं। क्लास 9 की सेलिना में दिया हुआ था, बहुत बढ़िया अंश बिल गई, उसको याद आ गया, शाबाश। तो चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे जल्दी से। यहां पे देखो जल्दी से बच्चे, आपको पोटेशियम आयन थ्योरी समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी। कौन सी थ्योरी? शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी। अब यहां पे पोटेशियम की जगह सब कुछ सेम है, बस पोटेशियम की जगह हमने क्या नाम दे दिया? शुगर नाम दे दिया। अब ये देखो, पोटेशियम आयन है वो तो प्लांट में ऑलरेडी प्रेजेंट है भाई, ठीक है। आयंस होते हैं प्लांट में, अलग अलग आयंस प्रेजेंट होते हैं, मिट्टी से या पानी के थ्रू वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और अपना काम कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि प्लांट में शुगर कहां से आई, इसको समझते हैं। ठीक है, और अच्छा यहाँ पे रेस्ट इन हेल लिख दिया था क्या हमने? नहीं, यहाँ तो रेस्ट इन पीस ही लिखा था। तुम लोग अपने ही कमेंट में शुरू हो जाते हो बेटा, यहाँ पर ध्यान दो जो पढ़ा रहे हैं तुम लोग यहाँ पे क्या चिट चैट करने आते हो क्या? अब नाम नहीं ले रहे हैं हम यहाँ पर, बट हमें दिखाई दे रहा है कि कौन कौन यहाँ पर लगे हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं, चिट चैट कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दो बच्चे, स्क्रीन पर लोग अलग शुरू हो जाते हैं। चलो यहाँ पे बच्चे अब हम समझते हैं कौन सी थ्योरी? शुगर वाली। ठीक है, शुगर का मतलब यहाँ पे क्या मतलब है बच्चे? ग्लूकोस। और आप हमें बताओ कि जैसे दिन हुआ, ठीक है, सुबह हुआ, और सुबह को अपन वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डॉन, है ना? शाहरुख खान वाला नहीं, ये वाला DAWN, है ना?
तो जैसे ही डॉन का समय हुआ, डॉन भोर है ना, भोर की देवी एक चैप्टर था क्लास 10th में जब हम पढ़ते थे, भोर की देवी हुआ करती थी उसमें, तो याद आ गया। तो डॉन की बच्चे बात करें, सुबह जैसे ही होती है धूप निकलती है, धूप निकलती है जहाँ से रोशनी आती है वहाँ से, है ना, ये गाना भी था क्रिश मूवी का। तो रोशनी आई क्योंकि धूप निकली, और रोशनी आई तो पेड़ों पर पड़ी, पेड़ों पर पड़ी तो बच्चे पत्तियों पर पड़ी, और पत्तियों पर पड़ी तो पत्तियों पर जैसे पड़ेगी तो पत्तियों में क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की वजह से और दुनिया भर की चीज़ों की वजह से कौन सा प्रोसेस होगा, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, शुगर का। तो बस आप बच्चे अगर ये पोटेशियम आयंस को किससे रिप्लेस कर दो, शुगर से, और ये समझ लो कि ये शुगर कहां से आई, ये आई सुबह के टाइम या पूरे दिन भर के टाइम में फोटोसिंथेसिस से। तो फोटोसिंथेसिस की वजह से शुगर कहाँ एक अक्यूमुलेट हो गई, गार्ड सेल में, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन सल्यूट का बढ़ गया, जिसकी वजह से वाटर पोटेंशियल कम हो गया, जिसकी वजह से एंडोस्मोसिस हुई, टर्जिडिटी बढ़ी, और स्टोमेटा क्या हो गए, ओपन। और जैसे ही ओपन हुए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो अमाउंट है अंदर के सेल्स के लिए, बाकी के सेल्स के लिए, वो भी बढ़ जाएगा। तो इसको और डिटेल में समझाने का कोई मतलब नहीं है, बस आप लोग समझ गए हो ना बच्चे, शुगर और अक्यूमुलेशन ऑफ पोटेशियम आयन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है ना, 19-20 का भी फर्क नहीं है, हम बोले तो 19.9 और 20 का फर्क है, जरा सा नाम का फर्क है, बाकी कंसेप्ट पूरा क्या है, सेम है। ठीक, 10 मिनट है, फटाफट से स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपन मोनोकॉट डाइकॉट का जल्दी से। और ये रहा, तो ये स्ट्रक्चर जो है बहुत ही शानदार है। फटाफट से आप लोग कमेंट्स में लिखकर बताएं कि अगर ये जो लीफ है बच्चे, ये लीफ कौन सी है, डॉर्सी वेंट्रल, तो ये मोनोकॉट की है कि मोनोकॉट है कि डाइकॉट है, डाइकॉट है। क्यों, क्योंकि हमने ट्रिक पढ़ी हुई है कौन सी, डांस इंडिया डांस, तो DI से डांस इंडिया और D से डांस, तो यहाँ पे हो गया डाइकॉट डॉर्सी वेंट्रल। अब समझो, एनाटॉमी समझते हैं हम, यहाँ पे ध्यान से देखो, ऊपर से लेबलिंग शुरू करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। टॉप लेयर पर बच्चे क्या है, क्यूटिकल, क्यूटिकल इज अ वाटर प्रूफ लेयर दैट इज प्रेजेंट अबव द एपिडर्मस, है ना, एपिडर्मस के ऊपर वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन होती है, लेयर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, क्यूटिकल बोलते हैं। तो क्यूटिकल के बाद क्या आया, अपर एपिडर्मस। ठीक, अपर एपिडर्मस के अपोजिट में जाएं बच्चे, तो इसके अपोजिट में हमें क्या मिला, लोअर एपिडर्मस, मतलब कि ऊपर भी एपिडर्मस नीचे भी एपिडर्मस। अब ऊपर नीचे के लिए हम कौन कौन से टर्म्स यूज करते हैं बायोलॉजी में, हम टॉप और बॉटम के लिए कौन कौन से टर्म्स यूज करते हैं, कोई बताएगा, अपर लोअर, नहीं बच्चे बिल्कुल नहीं, वेंट्रल डॉर्सल, बहुत बढ़िया प्रियांशु वर्मा, ऊपर के लिए हम बच्चे डॉर्सल यूज करते हैं और नीचे के लिए हम वेंट्रल यूज करते हैं। ठीक है, तो अब समझना, डॉर्सल पर क्यूटिकल है, वेंट्रल पर यहां पे क्यूटिकल एब्सेंट है। ठीक है, अब डॉर्सल पे अपर एपिडर्मस हो गई, वेंट्रल पे क्या हो गई बच्चे, लोअर एपिडर्मस। अब यहां पर अपर एपिडर्मस में और लोअर एपिडर्मस में फर्क देखोगे तो यहां पे फर्क आपको दिख रहा है, ये जो दो हमने मार्क किए हैं लोअर एपिडर्मस में, ये क्या है, स्टोमा, मतलब कि स्टोमेटल अपरेटस। और ध्यान से देखो, जो अपर एपिडर्मस है बच्चे, यहां पर कोई भी स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं है। तो यहां पे एक एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मिला, कि जो डाइकॉट प्लांट की जो लीफ होती है, या हम बोले डाइकॉट लीफ जो होती है, या डॉर्सी वेंट्रल लीफ जो होती है, इट कंटेन्स स्टोमेटा ऑन द वेंट्रल सरफेस, राइट। डॉर्सल सरफेस पर स्टोमेटा बहुत कम होते हैं या होते ही नहीं है। सो मोर नंबर, maximum number of stomata in the dorsiventral or dicot plant is present in on which surface, डॉर्सल की वेंट्रल, ऑन दी वेंट्रल सरफेस। तो बच्चे अगर वेंट्रल सरफेस पर स्टोमेटा भरे हुए हैं तो ट्रांसपिरेशन कहां से ज्यादा होगा, डॉर्सल से ज्यादा होगा कि वेंट्रल से ज्यादा होगा, वेंट्रल से होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसा लग रहा है सभी लोग पूरी एनर्जी के साथ सीख रहे हैं आज, शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया, ऐसे आंसर रिस्पॉन्स देते रहे सभी लोग। तो यहां पे ये कंसेप्ट याद रखना, ये लाइन याद रखना कि डाइकॉट प्लांट है, डॉर्सी वेंट्रल लीफ है, उसमें वेंट्रल सरफेस पे स्टोमेटा बहुत सारे होते हैं, इसकी वजह से ट्रांसपिरेशन का रेट वेंट्रल सरफेस पे क्या होगा, ज्यादा होगा।
ट्रांसपिरेशन करे। ठीक है, वापस एनाटॉमी पर आते हैं। इसके बाद बच्चे दोनों एपिडर्मिस के बीच में आपको एक लेयर, एक क्या कई सारे मल्टीपल लेयर दिख रही है। इन सेल्स को हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। क्या बोलते हैं बच्चे? मीजोफिल सेल्स। क्या बोला हमने? मीजोफिल सेल्स। अब मीजोफिल सेल्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है पेलिसेड पेरेन्काइमा और दूसरा होता है स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। ठीक है, मीजोफिल सेल्स या मीजोफिल लेयर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पेलिसेड एंड स्पॉन्जी। पेलिसेड आप देखोगे तो ये कैसे हैं? पिलर लाइक, है ना, सिलिंड्रिकल, आपको लंबे लंबे दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से। आई होप रेड कलर आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में, है ना, लंबे लंबे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और ये दो लेयर में इस तरीके से लगे। और स्पॉन्जी की बात करें तो स्पॉन्जी आप देखो राउंडेड राउंडेड है, थोड़े स्फेरिकल है, थोड़े से सिलिंड्रिकल है, बट इनके बीच में बहुत सारा स्पेस है। और उस स्पेस को बच्चे हमने क्या बोला? उस स्पेस को हमने क्या बोला बेटा? एयर कैविटी। एयर कैविटी की ही वजह से इसको हमने नाम क्या दिया? स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। ठीक है बेटा, सिंपल। और फिर लीफ की बात करें तो लीफ में बच्चे जो मिड रिब होती है, मिड रिब आई होप आपको पता हो, जो बीच की डंडी होती है लीफ की, इस डंडी को हम क्या बोलते हैं? मिड रिब। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? मिड रिब बोलते हैं। हाँ, गर्भपवार, एयर पॉकेट्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इस मिड रिब को अगर हम देखें तो ये बच्चे सेंटर वाला पार्ट आपको मिड रिब का दिखता है, जिसमें क्या आ रहे हैं? वास्कुलर बंडल। क्योंकि बच्चे पेड़ को पानी चाहिए तो जाइलम लेके आएगा, फोटोसिंथेसिस से फूड बन रहा तो फूड फ्लोएम उसको लेकर जाएगा। तो वास्कुलर बंडल तो हमें जरूरी होते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो सेंटर वाला पार्ट हो गया, ये क्या हो गया? जाइलम। ये वाला पार्ट क्या हो गया? फ्लोएम। तो ये तो एनाटॉमी हो गई किसकी बच्चे? एक डाइकॉट लीफ की। बहुत ही अच्छी तरह समझ में आई बच्ची एनाटॉमी डाइकॉट लीफ की। तो छोटे छोटे सिंपल सिंपल से पॉइंट है, कुछ भी याद करने वाला वैसा नहीं है। कुछ टर्म्स हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में जो आपको ये याद रखना है कि स्टोमेटा कहां ज्यादा होते हैं, डॉर्सल में कि वेंट्रल में। और आपको पता है कि डॉर्सी वेंट्रल लीफ में नंबर ऑफ स्टोमेटा आर मच मोर ऑन दी वेंट्रल सरफेस। तो ट्रांसपिरेशन भी सबसे ज्यादा कहां होगा? वेंट्रल सरफेस पे होगा। इससे रिलेटेड बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं। चलो 4 मिनट है, फटाफट से अपन आइसोबाइलेटरल को और समझ लेते हैं। तो अब आइसोबाइलेटरल को हम समझ लेते हैं। यहाँ पे आइसोबाइलेटरल का जो एग्जाम्पल दिया है वो किसका दिया है? लिली लीफ का। ठीक, इतना दिमाग नहीं लगाना है। आइसोबाइलेटरल किसका है बच्चे? ये मोनोकॉट का है कि डाइकॉट का? आइसोबाइलेटरल लीफ कौन से प्लांट में होती है? मोनोकॉट में होती है। और जो कल सारी ट्रिक्स बताई थी आपको, उनको भूल मत जाना, याद रखना। ठीक है, चलो फटाफट से स्ट्रक्चर देखते हैं। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, देखना ध्यान से। अपर एपिडर्मस, लोअर एपिडर्मस। ठीक है, अपर एपिडर्मस में ध्यान से देखो, अपर एपिडर्मस में ध्यान से देखो, स्टोमेटा 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 यहां भी है। लोअर एपिडर्मस में आप ध्यान से देखो, यहां भी स्टोमेटा, यहां भी स्टोमेटा, यहां भी स्टोमेटा। मतलब कि चाहे अपर एपिडर्मस हो चाहे लोअर एपिडर्मस हो, जो स्टोमेटा का नंबर है या स्टोमा का जो नंबर है वो क्या है? सेम। सेम है बच्चे, इसीलिए तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? आइसो। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको ये याद रखना है कि भाई नंबर ऑफ स्टोमेटा सेम किस में रहते हैं और अलग अलग किस में रहते हैं, तो आइसो का मतलब बच्चे क्या होता है? सेम। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोप्स, है ना। ये आइसो का मतलब क्या है? सेम। तो आइसो यहां सेम क्या मतलब? सेम नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन दी डॉर्सल एज वेल एज वेंट्रल सरफेस। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखो, जो मीजोफिल लेयर है वो कॉमन लेयर है। मोनोकॉट में मीजोफिल लेयर दो लेयर में डिवाइडेड नहीं है, ना ही यहां पर पेलिसेड है, ना ही यहां पर स्पॉन्जी है, सिर्फ एक कॉमन लेयर बनी हुई है। ठीक है, और फिर सेंटर में आप देखोगे तो सेंटर में हमें क्या मिल गया? वास्कुलर बंडल मिल गया, जिसमें जाइलम हो जाएगा और फ्लोएम हो जाएगा। ठीक है, बाकी फिर हायर क्लासेस के ये टर्म्स लिखे हुए हैं, बॉर्डर पेरेन्काइमा, और फिर बंडल शीथ होती है, और फिर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, उन सेल्स का नाम याद नहीं आ रहा है, वो सेल्स रोल कर जाते थे ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने में।
सेल्स का क्या नाम था, चलो खैर वो सिलेबस में नहीं है हाल फिलहाल, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चे, तो आज यहाँ पे एक रोक रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है अपनी सेलिना बुक से। आप देखो सरिता अग्रवाल बुक से हमने आपको बहुत डिटेल में आपको पढ़ा दिया। अब सेलिना बुक, क्योंकि सेलिना इज द गॉड ऑफ बायोलॉजी, आपको उससे ही पढ़ना है। अगर 100 में से 100 चाहिए तो रीडिंग जरूर कर लेना। ये लीफ की एनाटॉमी, आपको हो सकता है कुछ नए पॉइंट्स आपको मिल जाए। ठीक है। मीजोफिल सेल्स में बच्चे यहाँ पे ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं और क्लोरोफिल मिलेगा, और यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, तो मीजोफिल सेल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बैच खत्म करते हैं, और कल मेंटी क्विज के लिए तैयार रहना। जैसा कि आप लोग टाइम बता रहे हो 12:30, तो 12:30 पे सभी लोग प्रेजेंट रहना। टॉपिक मेंटी क्विज का क्या है? मेंटी क्विज में ये एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स से लेके अभी तक जितना पढ़ा दिया है उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्लास 9th का टेस्ट नहीं ले रहे हैं इस बार, सिर्फ क्लास 10th का होगा। सो 10 क्वेश्चन होंगे, उन 10 क्वेश्चन के लिए आप अच्छी तैयारी करना और मज़े करना मेंटी क्विज में। ठीक है, तो YouTube के लिए टाटा बाय बाय बोल देते हैं जल्दी से। तो अगर आपने ये वीडियो YouTube पर पूरी अभी तक देखी और आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और देखते रहें अमीबा क्लासेस। तब तक के लिए आसिफ सर का आपको टाटा बाय बाय। हाँ, बुली फॉर्म सेल्स, स्नेहा अग्निहोत्री ने यहाँ लिखा बुली फॉर्म सेल्स, बहुत बड़ी